GERD या फिर रिफ्लक्स ईसोफेगाइटिस एक तरह की कंडीशन है जिसमें हमारे स्टमक के एसिड का बैकफ्लो हो जाता है इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस बेसिकली एक ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट करती है हमारे माउथ को स्टमक के साथ। और अगर एसिड जो है ईसोफेगस में आएगा तो उसकी वजह से इरिटेशन होएगी और इन्फ्लामेशन भी हो सकती है हमारे टिश्यूज़ की जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे ईसोफेगस में। अब इसकी वजह से पेशेंट को इंडाइजेशन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है और हार्ट बर्न जैसी भी कंडीशन अराइज हो सकती है। अब आते हैं GERD के कोजेज़। तो कोजेज़ में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक मसल होता है ईसोफेगस में जिसे बोलते हैं हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये बेसिकली एक तरह का मसल होता है हमारे लोअर ईसोफेगस में जहाँ पे हमारा स्टमक शुरू होता है। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कुछ स्वॉलो करते हैं तो ये ओपन होता है और क्लोज रहता है ताकि कोई भी एसिड वगैरह स्टमक से बाहर ना आ सके। तो अगर इस मसल की वीकनिंग हो गई तो GERD हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोजेज़ हैं जिसकी वजह से GERD हो सकता है, जैसे कि हाइडल हर्निया जो कि हमारे डायफ्राम में होता है। बेसिकली एक हर्निया होता है जिसमें कि प्रोट्रूजन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है GERD। ओबेसिटी है किसी पेशेंट को, बहुत ही मोटा है अगर पेशेंट तो उसको हो सकता है। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट है किसी तरह का, ठीक है। अगर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है हमारा मसल लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर अगर डेवलप नहीं हुआ है अच्छे से, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि नसीड्स वगैरह हो गए तो उनकी वजह से भी हो सकता है। और अगर फैटी और हैवी मील कंज्यूम की है पेशेंट ने उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर ओवर ईटिंग की है बेसिकली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके अलावा अगर खाना खा के सीधा पेशेंट लेट रहा है मतलब, ठीक है, तो उसकी वजह से भी GERD जो है हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स जो हैं, जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो गले तक पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब अच्छे से स्टमक में पहुंचता नहीं है, स्टमक में पहुंचता है और वापस ऊपर की तरफ आने लग जाता है, उसे बोलते हैं हम रिगर्जिटेशन। इसके अलावा बर्निंग फीलिंग हो सकती है पेशेंट को क्योंकि एसिड जो है वो ईसोफेगस में आ रहा है उसकी वजह से। इसके अलावा सोर थ्रोट हो सकती है, ऐसे खट्टा खट्टा जैसे पन लग सकता है थ्रोट में, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट पेन और नोजिया हो सकता है। अस्थमा के सिम्टम्स हो सकते हैं अगर जो एसिड है वो हमारे ट्रैकिया में चला जाए तो। इसके अलावा बैड ब्रेथ हो सकती है, वीजिंग और होर्सनेस भी पेशेंट को हो सकती है। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि ईसोफेजियल स्ट्रेंचर, अस्थमा, सोर थ्रोट और ईसोफेगाइटिस। ईसोफेगाइटिस मतलब ईसोफेगस की हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके अलावा अब हम अगर डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम ईसोफ्रेग्राम करवाते हैं, एक तरह का एक्सरे एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके अलावा हम अपर एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं जिसमें कि कैमरे की मदद से देखते हैं कोई इन्फ्लामेशन या कुछ हुआ तो नहीं है ईसोफेगस में। इसके अलावा ईसोफेजियल मैनोमेट्री करते हैं और ईसोफेगस का पीएच टेस्ट भी करते हैं कि कितना पीएच लेवल है, ठीक है। अगर एसिडिक होएगा तो इसके चांसेस होते हैं कि एसिड रिफ्लक्स है या फिर GERD है, ठीक है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसमें एंटा एसिड्स देते हैं, ठीक है, ताकि न्यूट्रलाइज हो सके स्टमक का एसिड, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशंस देते हैं ताकि रिड्यूस हो सके एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। इसके अलावा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, H2 ब्लॉकर्स भी देते हैं और एक लिंक्स डिवाइस हम दे सकते हैं। ये बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि हम एक तरह का डिवाइस फिट कर देते हैं जहाँ पे हमारा मसल प्रेजेंट होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये बहुत ही एंड केसेस में करते हैं जबकि मतलब बहुत ही क्रोनिक अगर GERD की कंडीशन आ रही है उस टाइम करते हैं। इसके अलावा हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या फिर एक्सरसाइजेज पे भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि एक एक्सरसाइज है शेकर्स हेड एक्सरसाइज है एक, उसकी मदद से भी हम ट्रीट कर सकते हैं।